नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पानी की कहानी भी दिलचस्प है। ना हो तो लोग तलाश में पाताल तक खोद देते हैं और हो तो सब त्राहिमाम कर उठते हैं। भीषण गर्मी में जीवन रक्षक जल की जितनी जरूरत थी उतनी सबको मिली नहीं। अब मॉनसून के साथ वही जल जलजला बन जाएगा, सब जलमग्न हो जाएगा। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ कटाव रोधी और बचाव कार्य को लेकर सरकार सक्रिय हुई है, तो पटना फिर पानी पानी न हो जाए, इसके लिए पानी से पहले पानी की क्या तैयारी है, इस पर हम बात करेंगे और सवाल पूछेंगे सीधे नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन से भी। लेकिन पहले सवाल ये कि बाढ़ क्षेत्र में पानी से पहले पानी की क्या है तैयारी, और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान है और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, बाढ़ प्राकृतिक है और बिहार के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर साल उस विभीषिका को हम झेलते आए हैं। साल दर साल हालात बेहतर होने के बजाय और बदतर होते गए हैं। इस बार क्या उम्मीद करें? देखिए दीपक जी, आप जैसे कहे कि अभी प्रकृति के विषय है बाढ़ का, तो जो भी होगी इस समस्या का निदान करने के लिए बिहार सरकार अपनी कार्रवाई पूरी तरह से करने के लिए तैयार है। चाहे जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे पुल पुलिया का हो, कैसे बाढ़ का, चाहे नाले की बात करें। जहाँ पटना की आपने बात की कि जैसे पटना में भी लोग जल जमाव जब बारिश होने लगता है तो लग जाते हैं, उसके लिए भी हमारे माननीय मंत्री नितिन नवीन जी ने इसकी भी अभी कल ही जाकर के जांच की और उसमें 75 वार्डों में 19 भागों को बांट करके जिस तरह से जल निकासी के विकास कार्यों के लिए वो गति से निष्पादन किया जाए, इसकी भी वो चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से 6 से 8 घंटे के अंदर चाहे जितनी भी बारिश हो उसको निष्कासित किया जाए। चाहे यदि लाइन कटता लेकिन है तो सिर्फ राजधानी पर फोकस करके क्या काम हो जाएगा? बिहार की एक बड़ी आबादी कहें तो 1/3 से भी अधिक आबादी उन बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहती है जहां हर साल कुछ न कुछ काम बेहतर करने का सरकार दावा करती है, लेकिन उनके जीवन में कोई खास बदलाव मॉनसून के सीजन में नहीं आता। देखिए दीपक जी, सरकार अपनी भरपूर प्रयास करते हैं कि परिस्थिति जैसी भी हो लोगों को कष्ट ना हो, उसके लिए समस्या का निदान बिहार सरकार करती आई है। चाहे जितनी भी भीषण जैसे कि बांध पानी का आता है, गंगा जी का जो लहरें ऊपर उठती है उसके लिए भी वहाँ बचाव का कार्य किए जाते हैं, उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन ऐसा ना हो इसकी चिंता बिहार सरकार कर रही है। और यही नहीं, सिर्फ पटना की बात ही नहीं करे, कहीं कोसी की भी आप लोगों ने जिस तरह से देखे हुए किस तरह से बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसकी भी चिंता बिहार सरकार करने के लिए तत्पर है। और वहाँ जो भी क्या वाकई बिहार सरकार की चिंता पर्याप्त है और प्रयास काफी हैं कि बाढ़ वाले हालात में जनजीवन कम से कम प्रभावित हो? क्या लगता है आरजू जी? मुझे कतई भी इनके दावे बेबुनियादी लगते हैं। इनके दावे खोखली और झूठी है, क्योंकि ये सत्ता में ये पहली बार नहीं है। 17 साल से ज़्यादा ये माननीय नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए सरकार रह चुकी है, जो कि अभी भी मौजूदा सरकार है। तो ये क्या मतलब आश्वासन देना, क्या हम बच्चे हैं या बिहार प्रदेश की जनता बच्चा है? उसको लॉलीपॉप दे के आप कुछ भी दिखा सकते हैं। अभी पिछले साल की बात नहीं भूले, उससे पिछले साल की हम बात नहीं भूले हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं करते, मजदूरों को, लेबरों को उनका सही आय, वक्त पे उनकी आय नहीं देते हैं। कितने दिन तक पटना के मैदान, पटना के गलियों में, मोहल्लों में कचरे रहते हैं, ये उसको तो साफ ही नहीं करवा पाते हैं। और ये बोल रहे हैं ड्रेनेज की बात, ये सब दिखा हवाई सिर्फ बातें हैं। इनका दूर दूर तक एनडीए और एनडीए के सहयोगी दलों का दूर दूर तक कोई रिश्ता काम से नहीं है। इनका सिर्फ फोकस हिंदू मुसलमान रहता है। इनका फोकस, अभी ये बात कर रही थी आरजू जी, जब नदियां उफान पर होती है ना तो हिंदू गांव में और मुस्लिम गांव में भी फर्क नहीं करती है। तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि बिहार की सभी, मैं उसको पूरा कर लेता समाज के सभी लोग प्रभावित मैं होते अपनी हैं। बात को पूरा कर लेता हूं। मैंने कहा कि इनका फोकस रहता है सिर्फ हिंदू मुसलमान पे। जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो बिहार के जनमानस के लिए होना चाहिए, जो बिहार के आवाम के लिए होना चाहिए, वो ये नहीं करते हैं। अभी देखिए लगातार क्या हुआ, इस बारिश में पुल को जोड़ते, अगर पुल को जोड़ते तो एक गांव दूसरे गांव तक जाता।
कई गांव को एक गांव जो है दूसरे गांव को कनेक्ट करता। लेकिन हुआ क्या, मोतिहारी में पुल दूसरे दिन उसका इनॉग्रेशन होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, पता चला रात को भर के गिर गई। उससे पहले अररिया में गिर गई, उससे पहले सिवान में गिर गई। तो ये काम कहाँ करते हैं आप बताएं ना हमको, ये बताएं कि इन्होंने 17 साल से ज्यादा तक ये बिहार की गद्दी पर बैठे रहे, विराजमान रहे। उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं इनके खोखली बेबुनियादी दावों की, तो हम इनकी कलई नहीं खोले तो क्या करें। लगातार पटना क्या पूरा बिहार देख चुका है, कोसी का जल प्रताप देख चुका है, और ये हर साल दर साल ये क्या करते हैं आप मुझे बताइए। इसका क्या रिपोर्ट है इनके पास? इसका रिपोर्ट जनता के समक्ष आपके टीवी माध्यम के स्क्रीन के सामने से यह पूरे बिहार के जनता को ये अपना रिपोर्ट का 17 साल से ज्यादा कह देंगी कि कहां कहां साल दर साल जो जल प्रताप होता रहा उस पे इन्होंने कितना अंकुश चले लगाया। साल दर साल क्या बदलाव हुआ है, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि विभागीय मंत्री नितिन नवीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। बाढ़ के बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, राजधानी पर फोकस कर लेते हैं। नितिन नवीन जी हैं हमारे साथ, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री। नितिन नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार नितिन जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बारिश बस आने ही वाली है, किस तरह से आप तैयार हैं इस बारिश में राजधानी वासियों का जनजीवन कम से कम प्रभावित हो, मॉनसून में उन्हें राहत मिलने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, ऐसे तो पटना में जल जमाव को लेकर हम लोग हमेशा शुरू से तत्पर रहे हैं, और विभाग ने 2019 की जो कमियां रहीं उसके बाद कई बड़े परिवर्तन किए। आज के डेट में हमारे जितने भी बड़े संपिंग स्टेशन हैं उनको सीसीटीवी कैमरे से पूरी फुल 24 आवर मॉनिटरिंग होती है, और पूरा जो हम लोग का नगर निगम का अपना कंट्रोल रूम है वहाँ डैशबोर्ड पे पूरी मॉनिटरिंग होती है। पूरे पटना को 19 जोन में बांटने के बाद हर जोन का जितने भी सम्प हाउसेज हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए पूरा वार रूम बना हुआ है। उस वार रूम से, कंट्रोल रूम से पूरी तरह से उसकी मॉनिटरिंग 24 आवर होता है, और हम लोग हर सम्प हाउस का लेवल हर घंटे उसका रिपोर्ट लिया जाता है कि किस घंटे में किस लेवल पर पानी है और कितना मिनिमम पानी होना चाहिए। तो जो और सभी सम्प हाउस को डबल सोर्स ऑफ बिजली से कनेक्शन दिया गया, डबल कनेक्शन है, ताकि कोई भी सिंगल अगर लाइन पर ब्रेकडाउन होता है तो दूसरे लाइन से उसको मदद मिले। इसके अलावा हर सम्प हाउस को, जो बड़े सम्प हाउस हमारे हैं उनमें जेनसेट की व्यवस्था अलग से है, ताकि अगर दोनों ही थी ब्रेकडाउन अगर होते हैं तो हम जेनसेट की भी मदद से लेकर कम से कम 8 से 10 घंटे लगातार हम सम्प हाउस को पूरी क्षमता पर चला सकते हैं। तो ये एक जो कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चीज़ें 2019 के बाद से लगातार सरकार के प्रयास से हुआ। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा और उसमें एडिशन करने का सोचा है, और इस बार हम लोगों ने क्विक रिस्पांस टीम बनाया है, जो 1900 जोन में एक एक टीम काम करेगी, और ये टीम को टोल फ्री नंबर के दिया गया है 155-304। जो 155-304 है, इस नंबर को कोई भी आदमी अगर कॉल करता है, चाहे पब्लिक हो या चाहे और भी कोई लोग फ़ोन कर सकते हैं, तो सीधी वो उस टोल फ्री नंबर से हमारे कॉल सेंटर को, हमारे कंट्रोल रूम को चला जाएगा, और 1 घंटे के अंदर क्विक रिस्पांस टीम वहां पहुंचकर तत्काल जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स है उसको समझेगा। समझने के बाद उसके जो सॉल्यूशंस हैं, जो उसके स्तर का सॉल्यूशन है वो वहीं पर करेगा, जो उसके स्तर से ऊपर का सॉल्यूशन है उसके लिए पूरे डिपार्टमेंट को, तो कह सकते हैं कि भौतिक सत्यापन जाकर करेगा कि समस्या किस प्रकार की है, और अगर तत्काल उसका रेमेडियल है तो वहीं पर वो करेगा, क्योंकि इस रिस्पांस टीम के साथ मजदूर और बाकी गैंगमैन भी रहते हैं। तो एक ये प्रयास किया गया, और साथ में इनके उपस्थिति में अगर मामला कुछ बड़ा नजर आया तो फिर ये अपने मुख्यालय को खबर करेगा, मुख्यालय फिर बड़ी टीम को भेजकर उसका निराकरण करेगी। तो हम लोग का प्रयास है कि पटना के लोगों को क्विक रिस्पांस भी मिले। साथ ही साथ देखिए, हेवी पटना से हम लोग हमेशा पानी को डी वाटरिंग करते हैं, यानी पटना में जो भी पानी आता है वो नॉर्मल नेचुरल स्लोप से नहीं निकलता है,
उसको कहीं ना कहीं सम्प हाउसेज के माध्यम से हम डिवाटरिंग करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं पटना में जितने सम्प हाउस हैं, कई जगह बड़े DTS सिस्टम लगाए गए हैं जो पानी को ड्रेन आउट करते हैं बड़े नालों में, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी के समय में जल जमाव की स्थिति में हम लोग, अगर हेवी रेनफॉल भी होता है तो हम लोग 12 घंटे के अंदर निश्चित रूप से 6 से 12 घंटे 8 घंटे के अंदर पूरे जल जमाव से निकाल सकते हैं। कुछ हम लोगों ने प्रोन एरिया भी आइडेंटिफाई किए हैं, जिन प्रोन एरिया पर भी स्पेशल अटेंशन रहेगा और वहां पर भी बड़े हेवी रेनफॉल से भी अधिक अगर बारिश हुई तो उसका भी हम लोग सॉल्यूशन देने में सफल हों। चलिए, तो बड़ी बात है कि 19 जोन में राजधानी को बांटा जा रहा है और 155304 नितिन नवीन जी ये जानकारी दे रहे हैं कि आपके लिए, आम लोगों के लिए ये नंबर जारी किया जा रहा है आपात स्थिति के लिए, और कंट्रोल रूम से एक वॉर रूम के मुताबिक स्थिति पर नजर रखी जाएगी और राहत पहुंचाई जाएगी। एक बार फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। आरजू जी से जान लेते हैं। शिकायत इन्हें थी कि न जल निकासी की व्यवस्था है, न कूड़ा उठाव की व्यवस्था है, पानी अगर बरसा तो हालात नारकीय हो जाएंगे। आरजू जी, आप सुन रहे थे, वॉर रूम तैयार है इस मानसून में राजधानी को जल जमाव से मुक्त रखने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मुझे एनडीए के किसी भी किए गए वादे खोखले लगते हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, ये एनडीए चाहे फिर एनडीए के सहयोगी दल, इन्होंने क्या क्या सरकार में आने से पहले क्या क्या वादे किए थे। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, पेट्रोल सस्ती, गैस सिलेंडर सस्ता, बिजली सस्ता, किसानों की एमएसपी, फसल जो है लागत, जितने लागत वो लगाते उससे दुगने दामों में बेचने की बात, ये तमाम बातें चली। ये तमाम बातें हमने 10 सालों में और बिहार के 17 साल से ज्यादा मौजूदा सरकार में हमने देखी है। इसकी वजह से अगर माननीय आदरणीय नितिन नवीन जी अगर कहते हैं तो मैं उनके बातों को कुछ वक्त तक मान सकता हूं, लेकिन जो उनका एक रिपोर्ट है, जो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो जनता के बीच आकर जो झूठ बोलते हैं और जनता को छलने का काम करते हैं, इस पे मुझे यकीन नहीं होता। चलिए, आपको यकीन नहीं है, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर कैसे। इससे पहले मैं आपसे पूछना, इससे पहले भी ये सारे तंत्र, ये एनडीए की सहयोगी दल और एनडीए बिहार में सत्ता में रह चुकी है 17 सालों से ज्यादा। ये क्या अभी इनको समझ में आया कि ये चीजें करना चाहिए, वार रूम करना चाहिए? मैंने तो हकीकत ये भी देखा है कि आपातकालीन इमरजेंसी में अगर कोई कॉल नंबर अगर जारी होते हैं तो उस कॉल को, आप उस नंबर पे कॉल लगातार करते रहते हैं। चलिए, आप ही के सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, आप सुन रहे हैं, आरजू जी संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि कॉल के माध्यम से अगर कोई व्यवस्था है तो वो सुचारू काम नहीं करेगी, इसका इन्हें संदेह है। नहीं, कॉल सेंटर नहीं है, ये वार रूम है। यहाँ रिपोर्ट लिए जाते हैं और ये कॉल सेंटर कोई फोन करके लोगों को संपर्क करने का नहीं है। जो भी जगह पे पटना में किसी भी इलाके में अगर प्रॉब्लम आता है तो वो कंट्रोल रूम से पूरी तरह से रिपोर्ट मिले और उसके आधार पे कंट्रोल रूम काम करे। गड्ढे भरने का जो विषय है वो निश्चित रूप से जो भी कॉल से कंप्लेन रिहर्सल सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे। हम लोगों ने ऐसे अभी एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जो पब्लिक जहां से है वहां फोटोग्राफ्स डाल सकता है। उस व्हाट्सएप से उसको कंप्लेन को हम लोग एड्रेस करते हैं। देखिए, सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया है, सिस्टम को निश्चित रूप से चलाने में और जितनी बड़ी पॉपुलेशन साइज है उसको हम लोग निश्चित रूप से कैटर करना चाहते हैं। जैसे कि एक व्हाट्सएप नंबर है 9264447449। ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये नगर निगम मुख्यालय का है। इससे आप जो भी अपने एरिया के व्हाट्सएप प्रॉब्लम को अगर फोटो डालकर आप व्हाट्सएप करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट लेना है, मॉनिटरिंग सिस्टम भी टाइट रखना है। और मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि नगर निगम के अधिकारियों को ज्यादा समय सड़कों पे बिताना पड़ेगा, लोकल लोगों के साथ मिलकर वहां काम करना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन हो। बिल्कुल है। तो लोग सड़क पर रहें, अधिकारी अपने दफ्तर में सक्रिय ही रहें, बल्कि सड़क पर उतरकर लोगों की समस्या का समाधान करें। लेकिन नितिन जी, एक और बड़ी चुनौती जो मुझे नजर आ रही है, मैं चाहूंगा उस पर क्या स्थिति है। आप आते हैं, आरजू जी आपके पास भी आएंगे। अब पटना के जो बड़े और प्रमुख नाले हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट में तब्दील हो चुके थे। बीते कुछ दिनों तक आपने भी जाकर निरीक्षण किया था कुछ साइट्स पर, और वहां अगर काम चालू रहे या काम की स्थिति बनी रही तो जल निकासी एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। नितिन जी, देखिए, जैसे कुछ बड़े नाले जैसे बाकरगंज नाला, मंदिरी नाला,
सैदपुर नाला, इन तीनों बड़े नालों पे काम चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने उन बड़े नालों को स्पष्ट रूप से 15 जून के आसपास ही काम बंद करने के लिए कह दिया था, और जो भी उसके वाटर के डिस्चार्ज पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए। तो तीनों नालों के जो कैचमेंट एरिया के जो पानी निकलने का जो एरिया है उसको हम लोगों ने क्लियर करा दिया है। कल खुद मैं बाकरगंज नाले पे गया था, बाकरगंज नाले का भी जो पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया को क्लियर करा दिया गया है ताकि पानी का स्मूथ फ्लो होता रहे और बरसात के दिनों में कोई कंस्ट्रक्शन का काम उसमें नहीं होगा। जहां तक अन्य डिपार्टमेंट की बात आपने कही है, उसके साथ भी हम लोगों की एक पिछले 15 दिन पहले भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी और अगले 1-2 दिन में फिर कोऑर्डिनेशन मीटिंग, और विभाग लगातार बुडको और नगर निगम इसके संपर्क में भी है विभिन्न विभागों के, और हम लोग अन्य विभागों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि विभागों में भी आपस में तालमेल रहे। और सामान्यतः 30 जून के बाद कहीं भी कंस्ट्रक्शन काम को अलाउ नहीं किया जाता है। 15 जून में को ही हम लोगों ने इसका लेटर सभी विभागों को दे दिया है। जहां जहां कुछ विभाग अपने काम अंतिम चरण में है उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो अब बरसात के देखते हुए अपना काम स्पष्ट रूप से स्टॉप करके वाटर किसी भी एरिया में जल जमाव के कारण उनके कंस्ट्रक्शन के कारण। बिल्कुल, तो कंस्ट्रक्शन पटना में रहने वाले लोग भी देख रहे होंगे किस तरह की परेशानी है। अलग अलग जगहों पर कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ओवरब्रिज बन रहा है और कहीं मेट्रो का काम चल रहा है। तो अगर बारिश हुई तो किस तरह की परेशानी होगी वो लोग समझ सकते हैं, और नितिन जी भी ये समझ रहे हैं और एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करने की कोशिश हो रही है। तो तकनीक और मानवीय सहयोग के साथ समस्या का समाधान किया जाएगा। हम चाहेंगे नितिन जी, कशिश न्यूज के माध्यम से आप राजधानी वासियों को क्या ये आश्वस्त करेंगे कि इस मॉनसून में न यातायात प्रभावित होगा, न आम जनजीवन प्रभावित होगा, कम से कम त्वरित कार्रवाई होगी और जल निकासी जल्द से जल्द होगी? देखिए, मैं एक चीज हमेशा मानता हूं आपके माध्यम से जनता को कि हम किसी भी चीज को हर चीज की अपनी कंडीशन होती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं होगा, मैं 100% उसके साथ लगा हुआ हूं कि मैं खुद भी ग्राउंड पर रहूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि किस प्रकार की हेवी रेनफॉल होगी ये हम अपने हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर हम मानते हैं कि अगर हेवी रेनफॉल भी होता है तो हम 6 से 12 घंटे के अंदर, 8 से 12 घंटे के अंदर निश्चित रूप से जल जमाव से निकालने में सफल होंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई परिस्थिति आती है तो पूरा नगर निगम प्रशासन, शासन मिलकर इस काम को करेगा। हम जनता को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम खुद समस्या का समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए नितिन नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजधानी वासियों को यह आश्वस्त कराने के लिए कि जल निकासी कोई बड़ी समस्या नहीं है। उस समस्या के समाधान के लिए पूरा तंत्र पूरी तत्परता से लगा रहेगा। और फिर हम आरजू जी से जान लेते हैं। आरजू जी, जिस तरह से आश्वासन, आपने जो संदेह व्यक्त किया था उसका भी जवाब मिला और साथ ही ये आश्वस्त भी कराया गया है कि हम परिस्थितियों के अनुसार खुद को परिवर्तित करेंगे ताकि समस्याओं का समाधान कर सके जल्दी से जल्द। आज तक 10 सालों में और 10 सालों से पहले तक मैंने यही देखा है, बिहार में 10 सालों से पहले और ये केंद्र की सरकार जो भाजपा की सरकार रही 10 सालों में, मैंने यही चीज देखा है कि बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल जो है इनका बहुत हाई होता है और बहुत अग्रेशन होकर कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग। वो वक्त बिहार की जनता ने नहीं भूला है कि जब इस प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुशील मोदी जी थे, वो तक अपने घर को छोड़ के बाहर निकल गए थे। वही तो कह रहे हैं कि हमने परिस्थितियों से ये सीख ली है और सुधार किया। पूनम जी क्या कहेंगे? वो फिर खुल जाएगी। देखिए दीपक जी, आरजेडी के प्रवक्ता जो 17 साल की दुहाई दे रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी की बिहार सरकार में वो मुख्यमंत्री रहे, माननीय राबड़ी देवी जी भी रही, ये बताए कि जल निकासी की क्या, रोड की क्या स्थिति थी। हर जगह जब बारिश होते थे तो इतने पैर से घुटनों से ऊपर नाले ऐसे गड्ढे पड़े रहते थे और लोग चलने में भी मुश्किल होता था। ये बात करते हैं विकास की, जो कि इनकी सरकार है तो सिर्फ बिहार के लोगों को लूटने का काम किया, घोटाला वो तो अब भी भरोसा नहीं जता रहे हैं ना कि आपकी सरकार जो कोशिश कर रही है उस पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। जी, ये क्यों भरोसा करेंगे? ये सिर्फ लूटने का काम किया, सिर्फ घोटाला करने का काम किया है। विकास के नाम पर जीरो थे, हत्याएं नरसंहार हो रही थी। जैसे कि आज पुल और पुलिया के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जैसे आज पुल और पुलिया के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है,
जैसे जैसे बालिका जैसे सृजन घोटाला किया चलिए, गया, आप पुल वही और चीज पुलिया बताना चाहती आने हैं। वाले मानसून को कितना झेल बताना पाते हैं, चाहती ये हैं। उनका भी सृजन परीक्षण घोटाले पे आप निरीक्षण क्यों होगा। नहीं बोलती हैं? चलिए। आप पुल पुलिया पे बोलिए ना, लगातार हफ्ते ठीक है, हमारे पास अब वक्त नहीं बचा। पुल बिहार में गिर चुके हैं, आप उसके ऊपर बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचारी कौन है? कौन चलिए, ये भ्रष्टाचार ठीक है। करवा रहा है? चलिए, भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी जब उस पर से पानी की धार बहेगी, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन कर रहा है? आप अपने सहयोगियों को, अपने रिश्तेदारों को टेंडर क्यों देते हैं? और आप हमसे बताइएगा, सरकार में सत्ता में आप हैं, हम नहीं हैं। सत्ता में आप हैं, सरकार सत्ता से हमेशा सवाल करना चाहिए। भेजने का काम करते हैं। चलिए, अच्छा, ये ठीक बताइए, है। चिराग पासवान आपको क्या नहीं, नजर हम आते हैं? सवाल करते रहेंगे। ठीक है, आरजू जी, पूनम जी, वक्त खत्म हो गया। ठीक है, क्या नजर आते हैं? चलिए, बहुत बहुत साध्वी धन्यवाद चौधरी आप दोनों का अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी। ठीक है आरजू जी, पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो समस्या बड़ी है और क्या गोरख धंधा हुआ है, उस पर क्या सीमेंट और छड़ डालकर छुपाया गया है। इस मॉनसून सब साफ होगा, जब पानी की धार उस पर से गुजरेगी तो भ्रष्टाचार होगा, वो भी उभर कर सामने आएगा, और ठोस निर्माण होगा तो वो भी अपनी गवाही देगा। लेकिन राजधानी वासियों को यह सुनिश्चित करा रहे हैं कशिश न्यूज पर आए मंत्री नितिन नवीन ने कि परिस्थितियों से सीख लेकर हम आगे और बेहतर करने के प्रयास में जुटे हुए हैं, और तकनीक और मानवीय व्यवस्था के साथ तालमेल स्थापित कर राजधानी को इस बार, इस मॉनसून, एक जल जमाव मुक्त प्रबंधन, एक जल जमाव मुक्त यातायात और जनजीवन उपलब्ध कराएंगे। सबकी नजर इस पर टिकी रहेगी, हम भी देखेंगे क्या स्थिति बनकर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।